चलिए, तो लेट्स चेक द टेस्ट पेपर ऑफ द टॉपिक कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड एज डिसाइडेड, मैंने दो पेपर्स बच्चों को दे दिए हैं जो ऑफलाइन लेक्चर में हैं। बाकी लोग डिमांड कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बाय सेंडिंग अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। तो कल हम करेंगे क्या, दो पेपर चेक करेंगे, एक प्लानिंग का और एक ऑर्गेनाइजिंग का। और स्टाफिंग का टेस्ट यहीं पे होगा अपने शेड्यूल टाइम पे। ठीक है, चलिए भाई। तो Tata Udyog became the leader in small car market. It was the first to recognize the need for small car, which importance of business environment is highlighted. Helps in tapping useful resources, coping with changes, improving performance, identify opportunities, and getting first mover advantage. D is the correct answer. समझ में आ गया सबको? चलिए, चेंजेस इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इक्वेशन देख के पता नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स का है कि अकाउंटेंसी का है। इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी की बात की जा रही है यहाँ पे। सोशल से तो कोई मतलब ही नहीं है, नेताओं से कोई मतलब नहीं, लीगल से भी कोई मतलब नहीं। इट इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। समझ में आ गया? चलिए, तो 2 नंबर की टेस्टिंग हो गई है। द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग अ करेंसी फ्रॉम इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगल शब्द का मतलब होता है जिसको कानूनन परमिशन दी गई हो, और टेंडर का मतलब होता है ऑफर। टेंडर मीन्स ऑफर। लीगल टेंडर मतलब लीगली आप ऑफर कर सकते हैं। तो अभी अगर आप पुराना वाला 1,000 का और 500 का नोट किसी को दे और वो मना कर दे, तो प्रैक्टिकली आपका वो नोट देना भी इलीगल है और उसका मना करना इलीगल नहीं है। बट अभी जो करेंसी सर्कुलेशन में है, अगर वो कोई मना कर दे एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, तो अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 2 लाख रुपए देने हैं और कह रहे हैं शाम को घर पे डिनर पे आओ, तुमको पैसा दे देंगे। वो इंसान बहुत खुश हो गया और आपने उसको डिनर कराया और एक बोरा दे दिया भर के। उसने कहा ये क्या है, 1-1 रुपए के सिक्के हैं। तो वो उसको डिनाई कर सकता है, वो चिल्लर नहीं है जो लेके जाएगा। बट आप 500-500 रुपए की अगर उसको 4 गड्डी दे रहे हैं, इज दैट क्लियर, तब वो उसको डिनाई कर रहा है, तो आप स्यू कर सकते हैं उसको। और अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई लेन देन आप कैश में कर रहे हैं और आपके पास स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो आपको जेल हो सकती है इसके लिए, एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस विच टुक आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही 2 लाख रुपए से ऊपर का हिसाब किताब सेटल करना है। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग अ करेंसी फ्रॉम इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर इन अ कंट्री इज नोन एज डीमोनेटाइजेशन। समझ में आ गया? ये रिवैल्यूएशन शब्द क्या लिखा है? कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन कुछ नहीं होता, कुछ गलत प्रिंट हो गया होगा ऑथर से, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, फोर्थ वाला चेक कर लीजिए भाई। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस हटा दो, हिंदुस्तान से जनरल वालों को अच्छा रहेगा। कल ही मैं जेई में चेक करा था, 45 नंबर आ गया। बढ़िया बच्चा हमारा आईआईटी में पढ़ेगा। गॉट इट क्लियर? चलिए, बैकवर्ड क्लास एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफेक्ट्स द बिजनेस एनवायरमेंट, सही बात है। बट इनको कोई एमएनसी हायर नहीं करता है, यल या यन वाले होते हैं ये लोग। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लीगल डायमेंशन अफेक्ट्स बिजनेस एनवायरमेंट। तो भाई यहाँ पे जो ए पार्ट है उसमें एक बात बस की गई है, दैट इज लीगल एनवायरमेंट की, क्योंकि हमारा लीगल एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्वेशन क्लेम करता है, इतने एससी, इतने एसटी, इतने ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। समझ में गया? और जो रीजन है वो इसका एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप लिखेंगे असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट रीजन सिर्फ एक पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे कभी कभी बच्चे गई और बहस करते हैं, क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो गया ना, तो लीगल हो गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सोशल में आता है, बात ठीक है। बट क्या लिखा है? दैट अफेक्ट बिजनेस एनवायरमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और बिजनेस जहां जुड़ गया तो वहां कोई लीगैलिटी है ना। अगर मान लीजिए मैंने कोई कॉलेज खोल लिया, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है मेरे को, तो मैं गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकता कि मैं भाई बैकवर्ड क्लास के बच्चों को एडमिशन नहीं दूंगा। सरकार कह रही है हम फंडिंग इसीलिए आपको कर रहे हैं, तो ये लीगल ही माना जाएगा। और जो रीजन है वो सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ एक डायमेंशन एक्सप्लेन कर रहा है, तो है सही, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो डी हो जाएगा। दैट इज बोथ। ये कौन सा वाला था? ओ सॉरी, बी, नॉट डी एक्चुअली। यहाँ क्या बी प्रिंट हो गया है? हाँ नहीं, ठीक है। चलिए, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट may make an enterprise think fresh about how to deal with situations. Business environment assist in planning and policy formulation. Let's see क्या आंसर लिखा है यहाँ पे इन्होंने। Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation. अभी मेरे को थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द मार्केट में मेक एन एंटरप्राइज थिंक अफ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद सिचुएशन, बिजनेस एनवायरमेंट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर साथ में एक वर्ड और होता एंड टू हेल्प इन कोपिंग अप कॉम्पिटिशन, तब ये होता दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा डाइसी है,
चलिए खैर मार्क कर लीजिए, इनमें कुछ बोला नहीं जा सकता। मैनी अ टाइम रीजन डायरेक्टली मैच कर जाता है, मैनी टाइम्स इनडायरेक्टली मैच करता है, तो ये काफी बार भगवान भरोसे भी होता है। चलिए खैर कुछ कर नहीं सकते इन चीजों का। बी पार्ट लिखा तो मार्क्स ले लीजिए। कोको कोला इज नोन ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल वर्थ थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या हुआ? हाँ ए पार्ट सही तो है, ए पार्ट सही तो है यहाँ पे। हाँ नहीं, मैंने कहा अगर आगे ये लिखा होता टू हेल्प विद कोपिंग कंपटीशन तो पक्का ये हो जाता, बट कभी कभी रीजन डायरेक्टली मैच करता है, कभी कभी इनडायरेक्टली। तो अगर आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो मेरे ओपिनियन में ब्रैकेट में एक नोट लगा के आ जाइएगा एग्जाम में, ताकि वहां पे मार्किंग स्कीम कुछ होने नहीं वाला है उससे। वॉट इट क्लियर, बट अपने मन की भड़ास तो आप निकाल ही सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए सिक्स क्या है भाई? केस स्टडी कोको कोला सब लोग जानते हैं, वेरी गुड। आलिया भट्ट जी इसका ऐड करती है। कोको कोला कंपनी हैज ऑन ओकेजन इंट्रोड्यूस अदर कोला ड्रिंक्स अंडर नेम ऑफ कोक नेम। डाइट कोक झूठ बोलते हैं, इसमें ज्यादा कैलोरी होती है। इंक्लूडिंग कैफीन फ्री कोको कोला, अच्छा कैफीन फ्री मिलेगा साथ में। डाइट कोक कैफीन फ्री, जीरो शुगर कोको कोला, चेरी कोको कोला, वेनिला, पता नहीं कहाँ था, हमने तो आज तक सुना नहीं इसको। इट हैज कैपिटलाइज्ड ऑन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी टू मार्केट इफेक्टिवली प्लेस इन द मिडल ऑफ एवरी गैदरिंग। ये असल में कामचोर लोग जब से आ गए ना, जब से बहुएं कामचोर हो गई हैं, इज दैट क्लियर, तो तब से कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकने लग गई। पहले वो घर में मट्ठा और लस्सी बनाया जाता था, उसमें एफर्ट ज्यादा लगता था। ठीक है, ऐसे ऐसे मथनी चलानी है, उसमें हाथ दर्द होता है, और जिम में जाके वो पाइप खींचना है, उसमें हाथ दर्द नहीं हो रहा। तो जब से बहुएं आवारा और नालायक हो गई है, किट्टी पार्टी जाने लग गई है, तब से कोको कोला ज्यादा चल रहा है। द मेन रीजन फॉर सच एन आउटस्टैंडिंग प्लेस गोज ऑन द वे दैट बहु हैव बिकम आवर बिटवीन एवरी ओकेजन नीड फॉर कोक टू प्रेजेंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इन कॉन्टेक्स्ट टू द अबव आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, एनेबल अ फर्म टू आइडेंटिफाई। हाँ अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना सास और बहू के झगड़े में बिल्डर पैसा कमा गया। पहले एक ही घर में सब लोग रहते थे, अब अलग अलग घर चाहिए सबको। अनसर्टेनिटी डिले इन एक्शन, ए इज द करेक्ट पॉइंट। ऑथर ने क्या बोला है? यही बोला है, ठीक है चलिए। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ एनवायरमेंट विच कोको मैनेज टू गेट इन देयर फेवर, कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक स्पेसिफिक जनरल फोर्सेज एंड मेंटल एक्सरसाइज। तो यहां पे लिखा है बिजनेस एनवायरमेंट का फीचर कोक मैनेज टू गेट इन देयर फेवर, तो ये मेंटल एक्सरसाइज होगी। इन्होंने क्या लिखा आंसर भाई? स्पेसिफिक एंड जनरल कैसे हो सकता है? फ्यूचरिस्टिक होगा या मेंटल एक्सरसाइज, एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे बस ये लिखा है कि कोक ने अपने ब्रांड नेम को एनकैश किया है। स्पेसिफिक एंड जनरल कम समझ में आ रहा है मेरे को। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस विच द कोको कोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर। हाँ ये सब भी है, तो स्पेसिफिक एंड जनरल कहां से हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो सकता है, स्पेसिफिक एंड जनरल तो नहीं है। नहीं, मेंटल एक्सरसाइज हो सकता है, बट क्योंकि वो आपकी किताब में फीचर नहीं है इसलिए आप उसको डिनाई कर रहे हैं। व्हाट इट क्लियर है तो ये भी एक फीचर भाई बिजनेस प्लानिंग का। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये आपको पता है कि चैप्टर टेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का है, एग्जाम में थोड़ा आएगा कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया है। आपको वहां पे अगर ये पूछा जाए आइडेंटिफाई द फीचर विच कोको कोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फेवर, अब हो सकता है प्लानिंग चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से क्वेश्चन हो, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने ब्रांड को एनकैश करने के लिए, तो आंसर फ्यूचरिस्टिक होगा। ये तो हो ही नहीं सकता स्पेसिफिक एंड जनरल। तो कॉम्प्लेक्स, फ्यूचरिस्टिक या मेंटल एक्सरसाइज, तीनों में से कोई भी एक लिखा है तो नंबर ले लीजिए। 3 4 5 और ये 2, 6 नंबर का हो गया। 6 हो गया भाई, 2 ही थे ना इसमें। चलो भाई, ऑर्गेनिक फूड मार्केट इज ग्रोइंग एट 25 to 30%। इसमें 2 थे 3 थे, अरे हाँ 7 नंबर हो गया। चलिए सॉरी, 7 नंबर की टेस्टिंग हो गई। क्लियर शिफ्ट इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, करंट ग्रोथ इन ऑर्गेनिक फूड मार्केट इज ड्रिवन बाय मल्टीप्लिसिटी लाइक राइजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, चेंजिंग लाइफस्टाइल, इंक्रीज इन डिस्पोजल का, ग्रोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड। आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड इन द गिवन लाइन ऑफ अट्रैक्ट द ऑर्गेनिक फूड डैश प्रेफरेंसेस। देखते हैं क्या बोला इन्होंने भाई। डायनेमिक इन नेचर, चलिए आपने डायनेमिक का अलावा, डायनेमिक के अलावा क्या लिखा है? एवर चेंजिंग, एवर ग्रोइंग, इंटरलेटेड, चलिए चल जाएगा। अनसर्टन नहीं हो सकता, अनसर्टन नहीं है, अनसर्टन वो मीनिंग कैरी नहीं करेगा। डायनेमिक में आप ये सब लिख सकते हैं, एवर चेंजिंग, डज नॉट रिमेन स्टैग्नेंट, दिस इज द फीचर। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड इन द फ्रेज इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो इट इज इकोनॉमिक। नहीं, सोशल एनवायरमेंट कैसे होगा? सोशल तो कहीं है ही नहीं, इनकम की बात की जा रही है भाई, इनकम की बात की जा रही है, सोशल कहां से आ जाएगा? ये तो आपने आंसर लिख के शोषण कर दिया इसका, सोशल कहां से होगा? सोशल तो होएगा ही नहीं। चलिए 7 और 2, 9 नंबर। कोई क्वेरी यहां तक किसी की भाई? पक्का? चलिए
वाई इज इट सेड दैट बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स? भाई ये फ्लारी अंग्रेजी लैंग्वेज लिखनी है आपको। चलिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कॉम्पोजिशन तो लिख लिया होगा लोगों ने, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कॉम्पोजिशन लिख लिया होगा ना समझाने का। चलिए, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ठीक है। आपको मार्क्स किस चीज पे मिलेंगे अगर आपने कुछ स्पेसिफिक लिखा है? हाँ बोलिए। नहीं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करने को नहीं बोला। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। विच डायमेंशन इज हाईलाइटेड? मैंने बोला ना, सिर्फ हेडिंग लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, यहाँ जो मेरे पास आंसर है इसमें थोड़ा ज्यादा लिखा है, आप इतना नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बस आप इतना लिख सकते हैं, एज इट रिलेट्स टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल, तो पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मोर मनी एज ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स आर हाईली एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन विद इनऑर्गेनिक वंस ड्यू टू देयर लेसर अवेलेबिलिटी। समझ में आ गया? तो ये बस आप लिख के आएंगे तो मिल जाएगा, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। Why is it said business environment is complex भाई? तो इट इज सेड बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, इजियर टू अंडरस्टैंड, क्या लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इन टोटालिटी, अगर ये लिखा है तो आप आधा नंबर ले लीजिए। इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस आर देयर, आधा नंबर इस पे ले लीजिए। तो एक नंबर आप इस तरह से ले सकते हैं अगर आपने इन शब्दों का प्रयोग किया है तो। इनके अलावा आपने अगर कोई लेटस से सिनोनिम यूज किया है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। करेक्ट? तो कितने नंबर का हो चुका था टेस्टिंग? 9 ना? चलिए, तो ये हो गया 10, 11, 12, 12 नंबर तक की टेस्टिंग यहाँ कंप्लीट। ये 2 नंबर और इसको 3 नंबर मान लेते हैं आज। 13, 14, 15, 16, 17, इसको फिर 2 नंबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। एक्सप्लेन द लीगल एनवायरनमेंट कंपोनेंट, इसको 1 मान लेते हैं तो ये हो गया 20। चलो भाई, हाँ, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस? आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया मूव कर रही है किस पे? एआई पे। गॉट इट क्लियर? तो आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या लिखेंगे? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्विंग कस्टमर्स। अब सर्विंग कस्टमर्स का आप क्या कंटेंट लिखेंगे? न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में आप लिख सकते हैं यूसेज ऑफ वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन देखी कभी आपने? उसमें रोज और कॉलम्स की नंबरिंग होती है, जैसे A2, A3, A4, A5, A6। अब आपकी सामग्री मान लीजिए A6 रो में पड़ी है, तो आप A6 का बटन प्रेस कर दीजिए, फिर वहां पे QR कोड आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए उससे। व्हाट इट क्लियर? और उसके बाद एक कॉइन वहां से निकलेगा, कॉइन को मशीन में डाल दीजिए, सामान बॉक्स में गिर जाएगा और आप लेके चले जाइएगा। बट अगर लाइट चली गई, इंटरनेट कट गया तो गया पैसा आपका। फिर दान समझ लीजिएगा। एंड सर्विंग कंज्यूमर्स थ्रू IVRS। IVRS का मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। किताब का ज्ञान लिख के आएंगे तो टीचर शायद पूरे नंबर आपको ना दे। समझ में आ गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? चलिए, अभी मैं किसी कॉलेज के लिए इंक्वायरी कर रहा था तो मैंने कॉल किया, पटर पटर पटर, आंटी बोले, मैं बोले जा रहा हूं, मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तो पता लगा कि वो IVRS सिस्टम से भौंक रही थी। चलिए, चलते हैं आगे भाई, चलते हैं आगे। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। डिफाइन प्राइवेटाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1 सेंटेंस। चाहते नहीं बच्चा ज्यादा लिखे। चलिए, खैर कोई बात नहीं, 1 नंबर का। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मीनिंग है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं refers to partial or complete sale of public enterprises or those which are handled by the government to the non-governmental or private concerns। एग्जाम्पल लिख सकते हैं like government shredded off its ownership in life insurance corporation of India by selling the shares to the common public। like Air India is sold to Tata। अभी टाटा वालों ने विस्तारा को भी इसमें मर्ज कर दिया, अब टाटा का विस्तारा एयरलाइन नहीं चलता, वापस से एयर इंडिया टाटा वालों ने खरीद लिया है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने शब्द क्यों यूज किया वापस से? क्योंकि ओरिजिनली एयर इंडिया टाटा का ही था। इंदिरा गांधी जी ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई देश तो आजाद हो चुका है बट हमारे पास कोई अपना एयरलाइन नहीं है, तो टाटा वालों ने अपनी एयरलाइन भारत को दे दी थी, भारत सरकार को, तो वो एयर इंडिया बन गया था। अब भारत सरकार को बम्पर लॉस हो गया तो बोला भैया वापस तुम खरीद लो उसको। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया प्राइवेटाइजेशन? हाँ, ये भी वही बात है, एक ही बात है, बट पावर से ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन का मतलब बेचना होता है एक्चुअली में। ओके, तो ये सेल वर्ड आपको जरूर, ट्रांसफर शब्द जरूर यूज करना है बीच में। चलो भाई, ले लिया 1 नंबर सबने?
चलिए, एक्सप्लेन एनी टू purposes of demonetization in a country: to curb black money and to bring the money which was outside the system into the system. और ये मत लिखिएगा इलेक्शन में फंडिंग वगैरह रोकने के लिए, वो सब तो अब आगे की बातें थी। मेन इसीलिए किया गया था ताकि जो भी आपके पास ब्लैक मनी है वो कंट्री से कर्ब आउट हो जाए और जो पैसा सिस्टम के बाहर पड़ा है वो सर्कुलेशन के अंदर आ जाए। हाँ, फेक करेंसी को भी हटाने के लिए ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ, टैक्स इवेजन, तो वो ब्लैक मनी जब हटाया तो अपने आप टैक्स इवेजन खत्म हो जाएगा ना। हाँ, वो भी सही है। टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी का डिमोनेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का सिंपल मतलब होता है जो करेंसी चल रही है उसको हटाकर रिप्लेस करके नई लानी है। नहीं, गलत लिखा। अगर बुक में लिखा है कि डिमोनेटाइजेशन डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी को क्या कहते हैं बढ़ाने के लिए दिया गया था, एकदम बकवास लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसके बेनिफिट्स थे, वो उसके आउटकम थे। उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों ने सोचा भाई कैश तो है नहीं, तो डिमोनेटाइजेशन एज अ कॉन्सिक्वेंशनल कॉज प्रमोट हो गया। नहीं समझे? जैसे बोला जाता है कि जब भी दुनिया में कोई आपदा आती है, कोई नया स्टार्टअप आता है, तो एक बार जब कोविड आया तो कितने स्टार्टअप बन गए। ठीक है, उसके पहले जब अमेरिका में 2005-6 में वर्ल्ड वाइड रिसेशन हुआ था उनकी कंट्री में, उसकी वजह से वर्ल्ड में रिसेशन हुआ, तो नए स्टार्टअप्स आए थे। तो डिमोनेटाइजेशन में लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। अब लोगों ने सोचा पैसा तो है बट बैंक वाले विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो चलो डिजिटल वॉलेट को यूज करते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सिक्वेंशनल इंपॉर्टेंस बना, दैट वाज डिजिटलाइजेशन। समझ में आ गया? डिमोनेटाइजेशन इसलिए थोड़ा किया गया था। क्या? कैश लाइट इकोनॉमी नहीं बोल सकते, कैश ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी आप बोल सकते हैं। कैश लाइट तो तभी हो गया ना जब डिजिटलाइजेशन हो गया, तो वो गलत बात है। थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये तो एकदम आसान सा आंसर है। चलिए देखें क्या लिखा है लोगों ने भाई। तीन इंपॉर्टेंस कहां गया, कहां गया, कहां गया भाई? हाँ चलो भाई, यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करना। जो रिसोर्सेज अनयूज्ड हैं, अंडर यूज्ड हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करा दिया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन होगा ये। हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस विद प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द टाइप ऑफ लीगल सिस्टम अवेलेबल इन द कंट्री, बिजनेस विल मेक द पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। दिस इज हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। Planning and policy formulation within the ambit of the legal guidelines or within the ambit of the technology that is available, the business may plan how to use its resources. थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। तो 3 नंबर आपको मिलेंगे तब जब आपने हेडिंग से साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये तो सेम ही हो गया जो अभी लिख चुके थे। टू कर्ब टैक्स एवेजन और ब्लैक मनी, टू चैनलाइज फंड्स इनटू मच प्रॉपर मैनर इनसाइड द सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हाँ यस, गलत है ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। टू फीचर्स, फीचर्स नहीं हो सकते, मेरिट्स बोल सकते हैं आप डिमोनेटाइजेशन के, कि डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से डिजिटलाइजेशन हो गया। अगर कोविड ना होता, क्या कोवैक्सीन और कोर्बीडॉक्स ये जो दवाइयां बनी थी क्या बनी होती? नॉट एट ऑल। तो फीचर ऑफ कोविड में अगर आप बोले सेटअप ऑफ भारत बायोटेक्स न्यू प्लांट विच यूज टू, ये गलत, ये फीचर नहीं है, ये उसका आउटकम है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। समझ में आ गया? कॉज ऑफ कोविड हो सकता है, फीचर नहीं हो सकता। फीचर ऑफ कोविड मतलब वायरस के बारे में आप बता रहे हैं, दवाई वायरस की वजह से आई थी, तो दवाई का आना कोविड का कॉज है, फीचर नहीं है। क्या? हाँ, इंपैक्ट में लिख सकते हैं, इंपैक्ट तो उसका कॉन्सिक्वेंस और आउटकम हो गया ना, कि उसका क्या असर पड़ा, वो सही है। इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू द प्रमोशन ऑफ डिजिटल करेंसी, वो मान सकता हूं मैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मेरी कार में एसी लगा है, ये मेरे स्टेटस सिंबल का फीचर नहीं है, मेरी कार का फीचर है। इज दैट क्लियर? आई यूज इट फॉर कर्बिंग हीट, फॉर अवॉइडिंग हीट, तो ये उसका इंपैक्ट हो सकता है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो 2 नंबर ले लीजिए, लीगल एनवायरमेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये तो आप लिख ही लेंगे। वेरियस लॉज एंड ऑल विच द गवर्नमेंट पासेस, सॉरी विच द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री इम्पोजेस and which helps to maintain law and order at every level in the economy, even to help the businessmen as a part of cheating practices which are done by other business communities, or to protect the consumers from the malpractices affected by businessmen. This is all covered under लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई? इसमें आप एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, क्योंकि भाई आप अब लॉ तो आपने बहुत पढ़ा होगा, तो जो लीगल वाले बच्चे हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब लिख के चले आएंगे।
बट हर बच्चा तो उसको लिख नहीं सकता, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिख सकते हैं। लीगल एनवायरनमेंट पे आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आ जाएगा, जहां पे ब्रोकर्स और जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनके अग्रीमेंट्स के बारे में सारी चीजें लिखी जाती हैं। समझ में आ गया? तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द वेरियस लॉज which are supported as per the legal environment of a country are as below. Consumer Protection Act, which helps the consumers to get rid of the malpractices by the businessmen. Securities Contract Regulation Act, which binds the brokers to provide timely execution of orders of their clients in the stock market. तो ये एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, हो गया एक नंबर आपका। एक्सप्लेन बाय गिविंग 5 रीजंस, तो इस क्वेश्चन को 3 नंबर का कर देते हैं, और 4 इसको चलिए 2 नंबर का कर देते हैं, तो टोटल आपका टेस्ट 25 नंबर का हो जाएगा। 5 रीजंस अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप एक काम करेंगे, पहले तो आधे नंबर में समझाएंगे व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच गवर्न द बिजनेस एक्सटर्नली आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड 5 रीजंस एक एक करके सब पे आधा आधा नंबर ले लीजिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आपने अगर इसकी जगह लिखा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज की जगह आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एट द वेरी बिगिनिंग, तो भी मिल जाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हेडिंग का होना बहुत जरूरी है। वार्निंग सिग्नल्स, स्वॉट एनालिसिस याद है सबको? बजाज वालों को पता लग चुका था 90s के आसपास कि भाई 2 4 5 साल के बाद मोटरसाइकिल ही बिकेगी, क्योंकि माइलेज फ्यूल के बढ़ने से लोग अफोर्ड कम स्कूटर में नहीं कर पाएंगे। तो दैट वाज अ वार्निंग सिग्नल। तो स्कूटर्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया और मोटरसाइकिल्स का बढ़ा लिया। अब पता लग गया कि भाई आने वाले टाइम में फ्यूल जो है पेट्रोल, इससे कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो अब कंपनीज किस पे जा रही हैं? ईवीज पे जा रही हैं। तो दिस इज द वार्निंग सिग्नल। ठीक है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, रिपीट है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। छोटा चैप्टर था इसलिए आपको आंसर्स रिपीट नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया? एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट है। इज दैट क्लियर? अगर हम हमारा एनवायरनमेंट कॉम्पिटेटिव नहीं होगा, क्या हमें कुछ प्लान करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप लेबर से परेशान हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई से परेशान है, कस्टमर के पेमेंट से परेशान है, सॉरी टू से ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सटर्नल। स्पेसिफिक एंड जनरल आपके बिजनेस के ऊपर भी लागू हो सकते हैं, और पूरी इंडस्ट्री, अगर मान लीजिए चाइना से हम खरीद रहे थे चिप, पोटैटो चिप्स नहीं, सर्किट वाला, टेक्निकल, ओके, और चाइना ने उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सफर कर जाएगी। इट इज अ जनरल फैक्टर। होंडा की एक गाड़ी आती थी, होंडा ब्रियो, अब बंद हो गई, यानी उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे लगते थे जो चाइना से आते थे। तो जब उधर चाइना, सॉरी जापान से आते थे, जब जापान में सुनामी वगैरह आया, तो वहां से पार्ट्स का एक्सपोर्ट एकदम पुअर हो गया और गाड़ी का प्रोडक्शन रुक गया। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक। इंटर रिलेटेड, अगर हम लीगल और पॉलिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो दे हैव interrelatedness. Got it clear? And they keep on changing with the change in business environment. सिर्फ लिखना ही नहीं है, साथ में 4 4 लाइनें समझानी भी हैं। समझाइए लोगों ने भाई। चलिए, तो इसी के साथ आज के टेस्ट का डिस्कशन होता है समाप्त।